नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रत्येक प्रश्नों को सोल्व करने से पहले दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम इतना काम तो जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये समस्या समाधान विधि जो है इसके प्रतिपादक कौन है ये अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिपादक है इसके सुकरान कौन है, सुकरान और दो व्यक्तियों ने मिलकर ये मेथड बनाई थी, सुकरान और सेंट थॉमस करके। इन दोनों व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से इस विधि का प्रतिपादन किया, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी ये पूछ ले कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है या समस्या समाधान जो विधि है इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है। तो वैज्ञानिक जो स्वरूप दिया था, वैज्ञानिक स्वरूप ये आपका एक तो जॉन डेवी और एक और थे उनके साथ किलपैट्रिक, जॉन डेवी और W.H. किलपैट्रिक, इन दोनों ने मिलकर इस मेथड का वैज्ञानिक स्वरूप तैयार किया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो समस्या समाधान विधि है ये एक प्रकार की शैक्षिक प्रणाली विधि बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, शैक्षिक प्रणाली विधि। या इस विधि के अंतर्गत छात्र जो होते हैं वो समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसके बाद इसमें वो कोई ना कोई कार्य बिल्कुल सचेत होकर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कोई ना कोई कार्य सचेत होकर करते रहते हैं और उसमें सफलता हासिल करते हैं। क्या करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। तो इससे संबंधित गुड ने एक परिभाषा दी है। किसने एक परिभाषा दी है, गुड ने एक परिभाषा दी है कि जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि एक चुनौतीपूर्ण विधि है। ये जो शिक्षण विधि है ये एक चुनौतीपूर्ण विधि है। इसमें जो छात्र होते हैं प्रोत्साहित होते हैं, क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और समस्या का हल ढूंढते हैं, हल खोजते हैं या ढूंढते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये गुड की परिभाषा है कि एक चुनौतीपूर्ण विधि है, बालक प्रोत्साहित होते हैं लेकिन समस्या का हल वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए इस विधि के कुछ चरण है, उन चरण को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो विधि के चरण, विधि के चरण क्या क्या चरण है। तो पहला जो चरण है इसमें समस्या का चयन करना होता है। आपको क्या करना पड़ता है, कोई समस्या है आपके सामने, किस प्रकार की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं रहती है, लेकिन किसी एक समस्या को आपको ढूंढना पड़ता है, तो उस समस्या का आपको चयन करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है, समस्या को चयन करने के बाद उस समस्या के कारणों का पता करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कारणों का पता करना पड़ता है, कौन कौन से कारण रहे होंगे इस समस्या के लिए। ठीक है, फिर कारण के बाद उस समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना है, समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर था इसमें चरण में। इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने सूचनाएं एकत्रित कर दी तो क्या होता है, चौथा चरण है समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या का समाधान। कि इस प्रकार से अगर इसको अपन हल करेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। तो इसका चौथा चरण था कि समस्या का किस प्रकार से समाधान किए, और लास्ट में समस्या का समाधान करने के बाद उस समस्या का अगर व्यावहारिक किस प्रकार से प्रयोग करें तो समस्या का व्यवहारिक
प्रयोग, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इस विधि के चरण होते हैं 5। लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है कि जॉन डीवी ने जब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था तो इसके कितने चरण बताए थे। तो ये काफी इंपोर्टेंट है प्रश्न कि जॉन डीवी ने इस विधि के कितने चरण बताए। ये प्रश्न आया हुआ है तो अपने को ध्यान रखना है कितने चरण बताए। तो आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। टोटल उन्होंने 11 चरण माने थे। कितने माने इन्होंने? 11 चरण माने थे, अपने को ध्यान में रखना है। और इसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जॉन डीवी साहब ने एक किताब लिखी थी, या हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक, इनकी किताब का नाम है, जिसमें उन्होंने 11 चरण बताए समस्या समाधान विधि के। इसके बाद देखो इस विधि के कुछ गुण और दोष देखते हैं अपन, क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या इसके दोष है। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनके गुण और दोष आ ही जाते हैं। ठीक है, तो पहले गुणों की चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद इसके दोषों की चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या दोष है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण तो यह है ही है कि चूंकि ये बालक इसमें समस्या का हल ढूंढते हैं, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है ये? मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, ये आपका पहला इसका गुण है। इसके बाद इसमें जैसे मानसिक क्रियाएं जो होती, चिंतन मनन आदि का विकास होता है। ठीक है, मानसिक क्रियाओं का विकास, मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन मनन आदि का विकास, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसका अगली जो विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बाल केंद्रित विधि, क्योंकि बालक इसमें एक्टिव रहता है। बाल केंद्रित विधि, ठीक है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, ये बाल केंद्रित विधि है। इसकी वजह, इसमें क्या होता है, चूंकि बालक किसी समस्या का हल ढूंढता है तो खुद ही ढूंढता है, तो ये विधि जो है रटने की बजाय सीखने पे ज्यादा महत्व देती है। तो रटने की बजाय सीखने पर बल मिलता है। ठीक है, तो इस विधि की विशेषता ये है कि इसमें रटा नहीं जाता है, इसके वजह इसमें समझा जाता है ताकि कोई समस्या का हल जल्दी से निकले। ठीक है, और ये जो विधि है छात्रों के भौतिक वातावरण से भी जुड़ी है, भौतिक वातावरण से जुड़ी है, क्योंकि वो आसपास की चीजों का एनालिसिस करते हैं। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हल ढूंढते हैं, उनका परीक्षण करते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि छात्रों का जो भौतिक वातावरण होता है उससे भी ये विधि जुड़ी रहती है। ठीक है, अब इसके क्या क्या दोष हैं, तो इसके लिए अपन को देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसमें क्या दोष है इसका। ठीक है दोस्तों, इसमें दोषों की अपन चर्चा करते हैं। मान लो तो पहला जो दोष आता है, देखो चूंकि एक समस्या समाधान विधि, तो छोटे बच्चे क्या समस्या का समाधान ढूंढने के प्रति इतना सक्रिय नहीं होते, तो यूं कह सकते हैं ये जो विधि है ये आपकी जो उच्च स्तरीय कक्षा जैसे माध्यमिक हो गया, उससे और ऊपर की कक्षा हो गया, तो उनके लिए उपयोगी है। तो एक दोष इसका ये भी कि छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है। तो यह विधि माध्यमिक व उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी। ठीक है, तो इसका पहला दोष है कि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। एक दोष और ये भी है कि चूंकि इसमें बालक के सामने एक समस्या रहती है, तो समस्या का हल ढूंढने में वो हमेशा सक्रिय रहता है। क्या रहता है, तो इसमें मानसिकता उसकी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो यह विधि मानसिक सक्रियता को बढ़ावा देती है। लेकिन जिनका आईक्यू या बुद्धि लब्धि कम होती है, वो बालक इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे। ये इसका एक दोष और है, ये मानसिक सक्रियता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है,
इसके बाद ये जो विधि है केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी। ये इसका एक दोष और है, इसमें जो कम आईक्यू या कम प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए विधि उपयोगी नहीं है। इसके बाद चूंकि इसमें समस्या का हल ढूंढना पड़ता है, तो अगर बालक का आईक्यू अच्छा है या उसके प्रति एक्टिव ज्यादा है तो समस्या का हल जल्दी ढूंढ लेगा। कोई बालक मान लो एक्टिव नहीं है तो समस्या का हल ढूंढने में उसको समस्या आएगी। तो इसमें यूं कह सकते हैं समय अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है। ठीक है, ये इसका एक दोष और है, इसमें समय ज्यादा लगता है। इसके बाद क्या होता है, ये चूंकि जो समस्या समाधान विधि है इसके जो परिणाम होते हैं वो परिणाम केवल विद्यालय लेवल तक ही सीमित रहते हैं, है ना, विद्यालय स्तर तक ही सीमित। ये अपने को ध्यान में रखना है। उनका अपन क्या कर सार्वजनिक जीवन में उनका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ये दोष भी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।